नमस्कार मित्रों, मैं एस के पसार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पहले दो वीडियोज़ में सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले पार्ट में हमने सरफेस केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था जो लास्ट तक वीडियो है दोनों में मिलाकर हमने स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था अधिशोषण के बारे में। उसके बाद पढ़ा था हमने अवशोषण विशोषण के बारे में। बाद में पढ़ा था अधिशोषण और अवशोषण का अंतर। बाद में अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण के दो प्रकार थे, रासायनिक और भौतिक, उनके बारे में अध्ययन किया, उनका अंतर देखा। उसके बाद में हमने देखा अधिशोषण समतापी वक्र के बारे में, जिसे हमने दो टर्म द्वारा समझा। एक था हमारा फ्रेंडलिक और अधिशोषण समतापी वक्र जो भौतिक अधिशोषण के लिए लागू होता है, और दूसरा था लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी वक्र जो हमारे रासायनिक अधिशोषण के लिए लागू होता है। मित्रों, अब हमने अधिशोषण के लिए काफ़ी अध्ययन किया, इसे अधिशोषण क्या है उसका समझा है, उसका अंतर समझे हैं, उनमें कितने प्रकार का होता है। और अब अपन ये देखेंगे ये अधिशोषण विजिबल कहाँ होता है, इसको कहाँ अप्लाई किया जाता है, कहाँ अप्लाइबल होता है, तो इसके बारे में अपन यहाँ इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे। साथियों, मैं ये वीडियो मेरे पास रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्य रूप से बना रहा हूँ। दूसरा कोई भी इस वीडियो को देखता है, जो भी सज्जन, जो भी महानुभाव देखते हैं, उनको मेरा निवेदन रहेगा कि मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स और जो कुछ भी बोलता हूँ वो क्लास के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपको कुछ एग्जाम्पल समझ में ना आए, जैसे कोई एग्जाम्पल बोलता हूँ तो क्लास हमारे तो रेगुलरिटी होती थी, उस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि सभी को उसी तौर तरीके से समझाता रहूँ। मित्रों, अब आगे अपन शुरू करेंगे अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग में पहला आपका अनुप्रयोग मतलब इसका कहाँ इसको अप्लाई करेंगे, कहाँ ये यूजेबल होता है, तो इसमें पहला अनुप्रयोग इसका है वो है आपका मास्क के रूप में। अब पहले मेरे को विद्यार्थी पूछते थे, सर ये मास्क क्या होता है। अब आप कोई नहीं पूछोगे कि ये मास्क क्या होता है, क्योंकि कोरोना ने सभी को बता दिया, आसान कर दिया मेरा ये काम तो, ठीक है, परंतु मुश्किल बहुत ज़्यादा कर दिया है। आसान तो इतना ही हुआ है पर मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया है। मास्क के बारे में आप सभी जानते ही हो, ठीक है। और दूसरा आगे नाम आया गैस मास्क। अभी आप मास्क यूज ले रहे हो, वो कोरोना वायरस से बचाने वाला मास्क है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात हो रही है गैस मास्क के रूप में हो रही है। गैस मास्क अर्थात वो मास्क जो हमारे शरीर में वायुमंडल में उपस्थित हानिकारक गैसों के प्रवेश को रोकता है, ठीक है। इस प्रकार का जो मास्क होता है उसको अपन गैस मास्क बोलेंगे। देखो, मास्क के बारे में तो आप जानते ही हो, जो खोपड़े के ऊपर पहना जाता है, नाक और मुंह ढकता है, ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही है, क्योंकि अब तो सभी पहनते भी हो। पहले तो कई बहुत ही कम लोग, पहले मास्क का उपयोग स्वयं फ्लू के टाइम हुआ, उसके बाद में अभी और बढ़ा, ठीक है, अब तो सभी जानते ही। वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें होती है उनको रोकने के लिए। दूसरी बात, इसका मुख्यतः जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अपने जो सुरंगें होती है या जो खाने होती है, कोयला वगैरह इनकी खाने होती है, उन खानों में क्या होता है कि अपने जो काम होता है वो श्रमिक काम करते हैं, जो खान होती है उसके अंदर क्या है, विद्यार्थियों की बहुत सारी विषैली गैसें होती है, ठीक। खान होता है, अंदर से वो बंद होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, मैथेन है, इस प्रकार की कई गैसें होती है, विषैली गैसें होती है, वो हमारे शरीर में प्रवेश न करे, इसलिए जो वहाँ काम करने वाले श्रमिक होते हैं वो मुख्य रूप से इसको पहनते हैं। दूसरा, इस मास्क में ऐसा क्या है जिससे ये गैस रोक सकती है, गैस को ये रोकता है, तो बेटा इसमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है वो है आपका सक्रिय सारकोल। जो सक्रिय सारकोल क्या करता है, जो हानिकारक गैसें होती है वो सक्रिय सारकोल पर जो पृष्ठ होता है उसके ऊपर अधिशोषित हो जाती है और शुद्ध वायु हमारे पर शरीर में प्रवेश करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। सक्रिय सारकोल जो कि आपके ये लिखा हुआ है, सक्रिय सारकोल हानिकारक गैसों का क्या करता है, अधिशोषण करता है। हमारे बात हो यहाँ अधिशोषण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अधिशोषण कर देता है। तो क्वेश्चन ये 2018 के अंदर एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो जो सक्रिय सारकोल है जो हानिकारक गैसों को पृष्ठ पर क्या कर देता है, दूषित कर लेता है, और सुरंग में अन्य काम करने वाला जो ये बोल दिया मैंने आपको, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सुरंग में विषैली गैसें निकलती है, मैथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। विद्यार्थियों, अब आगे वाला जो हमारा दूसरा
अनुप्रयोग है वो आर्द्रता नियंत्रण। आर्द्रता के बारे में आप सभी जानते हैं। आर्द्रता के बारे में ऐसा कौन है जो नहीं जानता? सब जानते हैं आर्द्रता क्या होती है। जो हमारे वायुमंडल के आसपास में जो नमी होती है उसको अपन आर्द्रता बोलते हैं। जो अपने बरसात की टाइम ज़्यादा होती है, इस समय अब गर्मियों के दिन है तो इस समय बहुत ही कम होती है, गर्मियों के दिनों में कम होती है और सर्दियों के दिनों में भी ये कम होती है, इतनी नहीं होती कि शुष्क हो जाती है वायु। तो जितनी उसके आसपास में जो आर्द्रता नमी पाई जाती है उसको जो आसपास के हमारे आसपास की जो नमी होती है उसको नियंत्रण करने के लिए भी हमारे दूषण का अनुप्रयोग लेते हैं, उपयोग जो इसका उपयोग में लेते हैं। कैसे लेंगे कि जहाँ हमें वायुमंडल को में नमी उत्पन्न करती है वहाँ पे हम सिलिका जेल का उपयोग करेंगे। सिलिका जेल क्या करती है, आसपास में जो वायुमंडलीय नमी है या जो जल है, जल की मात्रा है उसको क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है और वहाँ पे जो नमी है उसमें क्या नियंत्रणता आ जाती है, यहाँ कमी हो जाती है। विद्यार्थियों, तीसरा है आपका उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। ठीक है, उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए भी हमें अधिशोषण का उपयोग करते हैं। उच्च निर्वात उत्पन्न करने के लिए सक्रिय सारकोल का उपयोग करते हैं, जो क्या करता है वायु। देखो निर्वात क्या होता है, पहली बात तो निर्वात के बारे में आपको बता देते हैं। निर्वात के बारे में आप सब जानते ही हैं, निर्वात। ठीक है विद्यार्थियों, निर्वात ऐसी जगह जो आसपास में एकदम खाली हो। बचपन में आप पढ़ते थे क्या, ये लोटा है, इस लोटा ये पड़ा है, लोटा खाली है या भरा हुआ है? नहीं, ये खाली नहीं है, इसमें हवा है, ऐसे करते थे ना। ठीक है ना। तो अब उस लोटे से हवा भी निकालना है। ठीक है, हवा को भी निकालेंगे तो हवा को निकालने के बाद उसके अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, निर्वात, एकदम खाली। ठीक है, उस स्थान को अपन क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। विद्यार्थियों, ये निर्वात बनाने के लिए हमें सारकोल का उपयोग करते हैं। सारकोल क्या कर देता है, वायु जो भी आसपास की वायु होती है उसे अपने पृष्ठ पर अवशोषित कर लेता है और वो जगह क्या हो जाती है, एकदम खाली हो जाती है, मतलब निर्वात हो जाती है। बढ़िया बात है। निर्वात उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हमें याद ध्यान रखना, सारकोल का उपयोग करते हैं। दूसरी बात है आगे वाला झाग पलवन विधि से में। झाग पलवन विधि विद्यार्थियों ये सट्टे पार्ट में आएगी अपने, जिसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, धातु क्रम में आएगी, जहाँ पे अपन ये विस्तार से इसको आपको बताएंगे। तो इसमें झाग पलवन विधि है, इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसके झाग पलवन विधि में एस्क होते हैं, एस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इस सांद्रण में भी आपके अधिशोषण सिद्धांत पर, अधिशोषण सिद्धांत कार्यरत होता है। यहाँ पर ये अधिशोषण सिद्धांत पर कार्य होती है, यहाँ आधारित होती है। ये सीधा आप ध्यान रखोगे। जो ये झाग पलवन विधि होती है अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन आ सकता है, झाग पलवन विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है, अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। अब आता है क्रोमेटोग्राफी, ये भी छठे पार्ट का है। ठीक, क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखी विधि। वर्णलेखी विधि में क्या करते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण करते हैं। तो धातुओं का शुद्धिकरण होता है तो उसमें 3 अलग लेयर बनती है और उसमें अधिशोषण के आधार पर बनती है। ठीक है, तो इसमें भी अपने अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। इसको भी अपने वहाँ पे 60 यूनिट में मेटलर्जी में आपको बढ़िया विस्तार से समझाएंगे। आपको यहाँ ये तो ध्यान रखना है कि धातुओं के शुद्धिकरण के लिए जो वर्णलेखी विधि होती है वो विधि भी किसके ऊपर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वो भी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट बात आती है रंगीन पदार्थों को हटाना। किसी भी कपड़ा वगैरह उसके ऊपर जो पदार्थ है, रंगीन पदार्थ है जो हमारे लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, जो अनावश्यक रूप से है, उनको हटाने के लिए हम उन पदार्थों को हटाने के लिए भी अपन अधिशोषित विलयन के द्वारा उनको पृथक करेंगे। ठीक है, अब बात आती है आगे विषमांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि। जो विषमांगी उत्प्रेरक होता है उसकी क्रियाविधि भी किसके ऊपर आधारित होती है, विषमांगी उत्प्रेरक की क्रियाविधि भी हमारे अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। अवशोषण गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना अधिशोषण। ठीक है, यह अवशोषण नहीं अधिशोषण है यहाँ पे। बाद में आपका अब बात आया सर विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि के पहले तो हमें उत्प्रेरण के बारे में तो पता होना चाहिए। उत्प्रेरण की क्रियाविधि है, ठीक है, उत्प्रेरक नहीं, विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि है। तो उत्प्रेरण के बारे में अपन देखेंगे। विद्यार्थियों, आपको मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप जानते हो क्या देने वाला हूँ, किसके बारे में देने वाला हूँ, वो नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। विद्यार्थियों, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण क्या होता है? उत्प्रेरण देखिए, एक मैं पहले आपको तो उत्प्रेरण से पहले मैं आपको बताऊंगा उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक के बारे में आपने 10वीं क्लास में सभी ने जाना है, ठीक है, सभी ने पढ़ा है उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होता है, वायर्ड कैटेलाइज्ड, ठीक है, 10वीं क्लास का आपका सट्टे पार्ट में दे रखा है उत्प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक विक्रिया वाला पार्ट है ना, उत्प्रेरक और रासायनिक विक्रिया का कुछ पार्ट है, सट्टा पार्ट है 10वीं क्लास में, उसमें आपने पढ़ा था। पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बहुत बड़ा विस्तार से यहाँ ढंग से बताता हूँ। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि वे पदार्थ जो खुद तो परिवर्तित नहीं होते परंतु दूसरों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, समझ गए ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। और इस जो घटना होती है इस प्रकार की, उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, जो उत्प्रेरक के द्वारा जो परिवर्तन करने की जो घटनाक्रम है इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण बोलते हैं। तो ये घटनाक्रम कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे दो क्रियाकारक है, दो क्रियाकारक रिएक्शन करते तो हैं परंतु वो बहुत ही धीमी करते हैं, तो उनको फास्ट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। और उत्प्रेरक क्या करता है? उस अभिक्रिया को, गति को क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, इस में ज़्यादा, और वो उत्प्रेरक होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो है वैसा का वैसा रहता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि दो परिवार है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि माफ़ करना कोई इस प्रकार से वो मत लेना, कि दो परिवार है, दोनों आपस में नहीं जानते हैं। अब नहीं जानते तो अब एक क्या है कि रिश्ता करना है। अब दोनों के घर में, एक के घर में लड़का है, एक घर के घर में लड़की है। ठीक है, तो भाई ये तो संसारिक जीवन की बातें हैं। ठीक है, तो इनमें तो ये होता है। तो दोनों का जो अरेंजमेंट है वो करने के लिए सीधा, कोई कोई परिवार तो सीधे अरेंजमेंट हो जाते हैं, पर होते बहुत कम है। इस प्रकार से बीच में उत्प्रेरक रखना जरूरी होता है। ठीक है, कैटेलाइज्ड होता है तब ये मामला सेट होता है। तो ये कैटेलाइज्ड क्या करता है कि दोनों को कहता है जाके कि एक को कहता है चाहे हो ना होगी वो बहुत बढ़िया है, दूसरे को भी कहता है वो बहुत बढ़िया है, तब जाके मामला सेट होता है। ठीक है, एक तो उत्प्रेरक ऐसा होता है। एक उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे कि एक उत्प्रेरक होगा, वो क्या करेगा, दोनों को कहेगा कि ये बेकार, दूसरे को ये बेकार है, इसके घर में ये कमी है, इसकी ये कमी है, लड़का वैसा है, लड़की वैसी है। इस प्रकार से घटनाएं क्रम देते हैं। एक वो इस प्रकार से देते हैं कि भाई दोनों बहुत बढ़िया है, पढ़े लिखे हैं, वैसे वैसे। ठीक है, और एक कहेगा कि बेवकूफ़ है, गधा है, घूमता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो आपको ये अभी वाला एग्जाम्पल ये आपको नहीं बनना है। ठीक है ना, गधा है जिस प्रकार से, बेकार है, वो ऐसा एग्जाम्पल आपको नहीं बनना है। आपको तो दूसरे वाला, पहले वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, सुपर है, बहुत मस्त है। तो जो आपका उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो आपको, उन लोगों को इस प्रकार से उत्प्रेरित करेगा, धनायन दिशा में, मतलब वो आगे बढ़ाने की दिशा में उत्प्रेरित करेगा कि भाई यहाँ बहुत बढ़िया है, मस्त है, आप यहाँ पे रिश्ता कर सकते हैं और हम आपको गारंटी देते हैं। दूसरा कहेगा भाई देखो यहाँ पे बहुत बेकार काम है, हम आप इनके पड़ोसी हैं, वैसे हैं, मतलब इनको हम 7 पीढ़ी से जानते हैं, इतना बेकार परिवार आज तक नहीं देखा, इनको कोई कुछ नहीं, इनसे कोई बात भी नहीं करता, वो ढिकड़ा फलाना, जो आपके ऊपर नाराज है। तो दो प्रकार के दैनिक जीवन में दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। वो कैसे कि एक तो होता है कि ऐसे तू कभी नहीं कर सकता, एक होता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है ना, तो वो भी आपके तो उत्प्रेरक ही हुए। उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, आपको, आपने उनका अनुसरण किया और उनकी बात मानी तो आपको तो बहुत कुछ फर्क पड़ता है, आपका तो फर्क पड़ेगा ही ना। इस प्रकार से यही उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, इस प्रकार से हमारे केमिस्ट्री में भी उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री वाले उत्प्रेरक थोड़े दूसरे तरीके हो जाता है और दैनिक जीवन वाले बहुत थोड़े दूसरे तरीके के होते हैं। इन केमिकल वालों के लिए तो इनका सेंसिटिविटी नहीं होती और हमारे आसपास वालों की भी सेंसिटिविटी होती है, परंतु वो अनसेंसिटिव होते हैं। छोड़ो उनको, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें आपका जो विशेष जो आपकी परिभाषा है वो है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं के रासायनिक गुण व संगठन में कोई परिवर्तन होने नहीं देते, उसको क्या बोलेंगे अपन, उत्प्रेरक बोलेंगे। और इस घटना को अपन क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण, ये उत्प्रेरण है क नहीं, उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है आपका विषमांगी उत्प्रेरण। समांग ये होते हैं किसके आधार पर बांटे, ये बांटे गए हैं आपके क्रियाकारक, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटेलाइस्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये दो टाइप में बांटे गए, 2 टाइप में बांटे गए। उसमें पहला है आपका समांगी उत्प्रेरण, दूसरा है आपका विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तीनों की सेम होगी। ठीक है, और जो विषमांगी है उसमें तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इसमें देखेंगे आप वे क्रियाएं जिसमें, अब समांगी वाला अपन देखेंगे, वह क्रियाएं जिसमें क्रियाकारक व उत्प्रेरक समान भौतिक गुणों वाले होते हैं, उन्हें अपन समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया एक एग्जाम्पल दे रखा है, सीसा कक्ष विधि। ये सीसा और ये कक्ष है लिखा हुआ है यहाँ पे। सीसा कक्ष विधि में एनओ की उपस्थिति में, एनओ यहाँ पे उत्प्रेरक है, यह आपका क्रियाकारक है और ये आपका उत्पाद है। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे उत्प्रेरक है। ऑक्सीकरण मतलब यहाँ पे इसको साथ में क्या है, ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। और इसमें जो ये सभी के सभी कौन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तीनों के तीनों क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों के तीनों क्या हुए, गैस हुए। तीनों के तीनों गैस हुए तो ये किस प्रकार से बना, समांगी उत्प्रेरण बना। कैसा बना, समांगी उत्प्रेरण बना। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक बना। अब है जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये विक्रिया भी दे रखी है यहाँ पे, दे रखा है, देखो SO2 ऑक्सीजन जुड़ रही है,
ये भी गैस ही है, ये भी आपको गैस दिख रही है, ये भी गैस है और बनने वाला भी गैस है। तो इस कौन सा उत्प्रेरक हुआ, ये समांगी उत्प्रेरक हुआ। इस क्रियाविधि को आपको सीसा संचालक, सीसा कक्ष विधि कहते हैं। सीसा इस प्रकार से, सीसा कक्ष, ठीक है, इस प्रकार से पीछे लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना। अब है आगे एस्टर का अम्लीकरण, अम्लीय जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर को अम्ल की उपस्थिति में आपका एस्टर का जल अपघटन करवाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा, उत्पाद प्राप्त होगा, वो भी लिक्विड होगा। और आपका जो जल अपघटन, जल है वो भी लिक्विड अवस्था में, और एस्टर है वो भी कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, इसकी भौतिक अवस्थाएं सभी की क्या है, और ये उत्प्रेरक है, ये भी कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। तो सभी की सभी भौतिक अवस्थाएं किस कौन सी है, लिक्विड है। कौन सी है, लिक्विड है। तो ये भी किस प्रकार का उत्प्रेरण हुआ, समांगी उत्प्रेरण हुआ, क्योंकि इसमें सभी के सभी की भौतिक अवस्थाएं क्या है, समान है, ठीक है। आगे है आपका विषमांगी उत्प्रेरण। तो विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होगा, आपको पता है कि तीनों रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालाइट, तीनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसमें समान नहीं होती। देखिए, वे उत्प्रेरक जिनकी क्रियाकारक और उत्प्रेरक, क्रियाकारक और वो उत्पाद, तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या होनी, समान नहीं होती। इससे अपन क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका पहला जो एग्जांपल है वो है आपके अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि, ठीक है। तो अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि है जिसमें अपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों जो गैसें होती है, जो और जबकि जो इसमें बनने वाला जो अमोनिया होता है ये गैसीय अवस्था में भी होता है और सॉलिड अवस्था में भी होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब तापमान अधिक होता है तो अमोनिया होता है सॉलिड स्टेज में होता है, और जो सॉरी गैसीय स्टेज में होता है। और जब ताप और दाब कम होते हैं तब ये, दाब अधिक होता है और ताप कम होता है तब ये कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। ये थोड़ा सा आपका इतना आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना, परंतु आपको अभी यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो, सॉलिड अवस्था में होता है। तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो आयरन होता है, Fe होता है। ये तो हमेशा लोहा तो सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। ये तो आप सभी जानते हो, लोहा तो क्या होता है, सॉलिड ही होता है ना, सभी जानते हो, ठोस अवस्था में होता है। तो सॉलिड अवस्था में होने के कारण लोहा तो हो गया सॉलिड अवस्था में, ठीक है। और उत्क्रियाकारक हो गई गैसीय अवस्था में, और बनने वाला भी हो गया सॉलिड अवस्था में। तो तीनों की अवस्था क्या है, समान नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। आगे है आपका प्लेटिनम की उपस्थिति में H2O2 का अपघटन, ठीक है। तो प्लेटिनम की उपस्थिति में, प्लेटिनम क्या है, Pt है। तो आपने Pt कौन सी अवस्था में, ये भी धातु है, धातु कौन सी अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, ठीक है। और आपका जो ये पेरोक्साइड है, ये कौन सी अवस्था में होता है, ये गैसीय अवस्था में होता है। जबकि जो जल बनेगा वो लिक्विड अवस्था में होगा, और जो ऑक्सीजन निकलेगी वो गैसीय अवस्था में निकलेगी। इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है, इसमें सभी की भौतिक अवस्थाएं क्या भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से ये भी किस प्रकार का हुआ, विषमांगी उत्प्रेरण हुआ, ठीक है ना। इसमें आपको ये भी तो थोड़ा दिख रहा होगा, ये प्लेटिनम की उपस्थिति इस प्रकार से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये यहाँ पे तो ध्यान नहीं रखना, पर थोड़ा ध्यान रखना, हर जगह ध्यान रखना यहाँ क्या, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई कौन सी अभिक्रिया रिडक्शन है, कौन सी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इससे पहले हमने ऊपर पढ़ी थी वो ऑक्सीडेशन अभी रिएक्शन थी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। और ये भी रिडक्शन अभिक्रिया, ये भी रिडक्शन अभिक्रिया, ये रिडक्शन और ऑक्सीकरण कौन कौन सी अभिक्रिया, ये भी थोड़ा साथ में ध्यान रखो, प्रत्येक चीज़ को दिमाग एक्टिव रखा करो। तो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है वनस्पति तेल की निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल होता है आपका, उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। ये आपको आपने कई जगह पढ़ा है। तो इसका हाइड्रोजनीकरण करने पर इसमें से क्या प्राप्त होगा, हमें डाल्टा घी, वनस्पति घी प्राप्त होगा, ठीक है, वेजिटेबल घी प्राप्त होगा। और ये हम स्वाद से मिठाइयों में खाते हैं, वही होता है, ठीक है। तो ये वनस्पति तेल का अपन हाइड्रोजनीकरण मतलब इसका रिडक्शन करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, अपने वनस्पति घी प्राप्त होगा। और ये अब इसमें देखिए जो निकिल है वो कौन सी अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में नहीं होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। सॉलिड अवस्था में होता है, घी होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, तेल भी होता है वो भी कौन सी अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। इस वजह से ये कौन सा उत्प्रेरण हुआ, ये हो गया आपका विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। ये भी कौन सा हो गया, विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। उसके बाद आता है उत्प्रेरक के प्रकार। अब उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। पहला होता है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, इतनी देर तो हमने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा, दो नहीं ऐसे कई प्रकार, सॉरी मैं गलती से बोल गया, ये उत्प्रेरक के प्रकार अपने दो प्रकार नहीं होते, ठीक है। तो इसमें पहले आपका धनात्मक उत्प्रेरक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक है वैसे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4-5 प्रकार के उत्प्रेरक के बारे में अपन बांट सकते हैं। तो धनात्मक उत्प्रेरक है, तो पहले हैं धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में बात करें। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, आपको ये जो रिएक्शन है उसको अग्र दिशा में बढ़ाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये अभिक्रिया को और तेज़ी से करवाएगा। जिस दिशा में इस अभिक्रिया को हम करवाना चाहते हैं उस क्रिया जो दिशा में तेज़ी से संपन्न करवाएगा। ठीक है, और ये धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है, और अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब कहेंगे सर कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है। विद्यार्थियों, संकीर्ण ऊर्जा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। संकीर्ण ऊर्जा आपके वह ऊर्जा है जो उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम उन क्रिया कारकों के पास होनी चाहिए। यदि उससे कम क्रिया कारकों के पास ऊर्जा है तो वो अभिक्रिया कभी संपन्न नहीं होगी। ठीक है, ये आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वह ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जो क्रिया कारकों के पास होनी आवश्यक है। ठीक है, जिससे वो अभिक्रिया पूरी हो सके। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता दूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ये वैसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं धनात्मक उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा है, ये डी नहीं है, संक्रियण, जैसे संक्रियण इस प्रकार संक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, तो संक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उनको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे। जो संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी, देखो आपको मैं बता दूं, संकीर्ण ऊर्जा बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग घटे। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। यदि संकीर्ण ऊर्जा आपकी घटेगी, संकीर्ण ऊर्जा आपकी घटेगी तो अभिक्रिया रिएक्शन रेट होगी, वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज़ आप बहुत ही बढ़िया ध्यान रखना। अब कैसे होता है ये, ऐसा मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। वैसे अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बारे में। एक बंदा है जो ऐसा ही बनना चाहता, आप भी ठीक है, कभी बनना चाह लो तो आप वैसे तो सब डॉक्टर और इंजीनियर बनोगे। ठीक है, परंतु कभी बात कर लेते हैं छोटी मोटी। आप में से कोई ऐसा भी, छोटी मोटी बात कैसे होगी भाई, ऐसा ही क्या, छोटी सी होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो जो ये एक है जो कांस्टेबल बनना चाहता है, एक क्या बनना चाहता है, एक आपका ऐसा ही बनना चाहता है। तो ऐसा ही बनने के लिए आपको ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा मतलब ऊर्जा होनी चाहिए। मतलब आप जो एसआई का एग्जाम होता है उसकी संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। उसकी संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। एसआई की संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आपका रिएक्शन रेट कम होगा, मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक कौन है, आप है, तो आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो उत्पाद बनोगे। उत्पाद मतलब आप क्या बनोगे, एसआई बनोगे। ठीक है, तो आप उस एसआई बनने के लिए आपके पास संकीर्ण ऊर्जा का मान क्या है, सॉरी एग्जाम का मान क्या है, जो एग्ज़ाम की संकीर्ण ऊर्जा है वो क्या है, अधिक है। और आपके पास ज़्यादा ऊर्जा होनी चाहिए। आपके पास संकीर्ण ऊर्जा जो एसआई के एग्ज़ाम के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा ऊर्जा होगी, तब आप उत्पाद में परिवर्तित होंगे। जबकि कांस्टेबल बनना है तो कांस्टेबल बनने के लिए कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो संकीर्ण ऊर्जा है वो एसआई के जो एग्ज़ाम होता है, एसआई का एग्ज़ाम होता है, एसआई के एग्ज़ाम की संकीर्ण ऊर्जा से क्या होता है, कम होता है। तो आपके जो नाप हो या क्रियाकारक है उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो कम ऊर्जा से किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, कांस्टेबल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अमोनिया है, अमोनिया के निर्माण की अभिवृद्धि में जो आयरन होगा वो कैसा उत्प्रेरक है, धनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, थोड़ा सा अभी थोड़ा और बता देता हूँ। ये तो बात होगी संकीर्ण ऊर्जा के बारे में। संकीर्ण ऊर्जा एसआई का जैसे कोई एग्जाम है, ठीक है, तो आप एसआई हो, बनना चाहते हो। ठीक है, एसआई बनना चाहते हो तो जैसे कि आप कौन हो, एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट। ठीक है, आपको क्या बनना है, ऐसा ही बनना है। मतलब आप रिएक्टेंट हो, और एक जो ऐसा ही बनने के बाद आप क्या हो गए, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गए। तो प्रोडक्ट बनने के लिए यहाँ पे आपके जो बीच में अवरोध है वो क्या है, संकीर्ण ऊर्जा। ठीक है, क्या है, संकीर्ण ऊर्जा। तो संकीर्ण ऊर्जा का मान एसआई के लिए तो क्या है, ज़्यादा है। जबकि आप कांस्टेबल बनना, ये आप भी क्या स्टूडेंट हो, अभी भी स्टूडेंट हो, और आप क्या बनना चाहते हो, कांस्टेबल बनना चाहते हो। ठीक है, तो कांस्टेबल बनना चाहते हो तो यहाँ पे आपकी जो संकीर्ण ऊर्जा है वो क्या है, कम है। ठीक है, किसके मुकाबले, आपके एसआई के मुकाबले। तो यहाँ का ये जो क्रियाविधि है ये क्या होगी, फास्ट होगी, और ये क्या हो, ये धीमे होगी, और ये क्या होगी, फास्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे आपको जो रिएक्टेंट है उसको ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे रिएक्टेंट को कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ये चीज़ आप दोबारा समझ गए। अब बात आती है आगे वाली कि सर ये धनात्मक उत्प्रेरक, जब आपको यहाँ पे एसआई बनने के लिए, आपको उत्प्रेरित करने के लिए हमने धनात्मक उत्प्रेरक दिया, आपको पॉजिटिव
आपको पॉजिटिविटी दी, पॉजिटिव वो कोरोना वाला पॉजिटिव नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नाम सुनते ही लोगों का अंदर से मतलब पता नहीं कैसे कंपन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब पॉजिटिव सकारात्मक आपको मतलब मोटिवेट किया तो आप ये क्या बन जाओगे, ऐसा ही बन जाओगे। ठीक है, यदि आपको नेगेटिव किया तो आप ऐसा ही नहीं बन पाओगे। ठीक है, और पॉजिटिव आपको उत्प्रेरित किया तो आप क्या बन जाओगे, ऐसा ही बन जाओगे। आप प्रोडक्ट में क्या हो जाओगे, आपके आपसे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा, मतलब ऐसा ही का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, परंतु यहाँ पे जिस संकीर्ण ऊर्जा है उसको कम करके हम कर सकते हैं। संकीर्ण ऊर्जा मतलब हम आपको पढ़ाएंगे तो उस एग्ज़ाम की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्ज़ाम की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आप क्या बदल जाओगे, एसआई में बदल जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। तो ये चीज़ होती है। अब उत्प्रेरक का काम क्या हुआ, मतलब उस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम करने में। ठीक है, अब बात आती है अमोनिया निर्माण की। हेबर विधि में आयरन धनात्मक उत्प्रेरक होता है, ये आप सब जानते ही हो। ठीक है, अब बात आती है आगे N2,3H2 गैस। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पे गैस है, ये भी गैस है, आयरन है। आयरन यहाँ पे क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है, जो कि पॉजिटिव उत्प्रेरक होने के कारण ये किस में इसे बदल रहा है, ये आसानी से इसे अपने उत्पाद में परिवर्तित कर रहा है, जिसकी वजह से जो आयरन है इसकी वजह से ये उत्पाद जल्दी बन रहा है। अब बात करते हैं अपन आगे। आगे वाला जो एग्जाम्पल है वो आपका है H2O2 के अपघटन से जल के निर्माण की विधि में प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम धनात्मक, ये भी पॉजिटिव उत्प्रेरक होगा तब ये इस जल में अपघटित होगा। और यहाँ पे भी ये जो MnO2 है ये भी क्या करेगा, पॉजिटिव उत्प्रेरक होगा, जिसकी वजह से इस प्रकार के एग्जाम्पल हो, सेम टू सेम एग्जाम्पल है। ये क्रियाकारक के तो संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, ये उत्प्रेरक कम कर देते हैं, और ये क्रिया अभिक्रिया होती है वो जल्दी से संपन्न हो जाती है। बात आता है नेक्स्ट जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक, जिसमें वे उत्प्रेरक होंगे जो संकीर्ण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जिससे अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें वे ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन से होते हैं, जो क्रिया अभिक्रिया को के वेग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपके ये अपने प्रोक्साइड है, इसको हमने जब प्लेटिनम की उपस्थिति में किया तो उसके वेग में वृद्धि हो रही थी, तब हमने ग्लिसरीन का उपयोग लिया। ग्लिसरीन इसमें क्या होगा, ग्लिसरीन क्या करेगा, इसके वेग में क्या कर दे, कमी कर देगा। ये डबल ओ नहीं है, यहाँ पे कोई प्रकार का ओ नहीं है, एक ही H2O है। ठीक है, ग्लिसरीन इसके वेग में क्या कर देगा, कमी कर देगा, और ये ऑक्सीजन जल में अपघटित होने की जो अपघटन होने का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा, धीमे हो जाएगा। ठीक है, धीमा हो जाने के कारण इसमें अपन ग्लिसरीन को क्या बोलेंगे, अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक, नेगेटिव कैटालाइस्ट बोलेंगे, जो कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है, परंतु इसी अभिक्रिया के लिए प्लेटिनम हमने लिया था, वो इसके अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। अब ये ऋणात्मक उत्प्रेरक कहाँ काम आते हैं, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक देखिए हमारा पेट्रोल, डीजल या फिर इस प्रकार के स्प्रिट वगैरह है, गैसें वगैरह है, तो ये क्या होती है, इनकी विस्फोटन क्षमता, मतलब यहाँ मतलब इनका विस्फोट होने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी विस्फोट होने की क्षमता को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक या मंद उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। आंधी आज थोड़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ी आवाज़ आएगी आपको आसपास से। ठीक है, बाहर बैठा हूँ। तो पेट्रोल है वगैरह, ये जो विस्फोट होने की क्षमता है उसको कम करने के लिए हम किसका, पेट्रोल को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेल का उपयोग करते हैं। टेल मतलब होता है टेट्राएथिल लेड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग ध्यान रखोगे। टेट्राएथिल लेड का कहाँ उपयोग करते हैं हम, पेट्रोल के विस्फोटन की क्षमता को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये भी आ सकता है कि पेट्रोल के विस्फोटन की क्षमता होती है, विस्फोटन की क्षमता उसको कम करने के लिए किसके कौन से उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो आप ध्यान रखोगे ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जिसका नाम होता है टेट्राएथिल लेड होता है, उसका उपयोग करते हैं। बात आती है स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक का मतलब होता है कि आप में जो उत्प्रेरक बन रहा है, ठीक है, जो अभिक्रिया हो रही है उसमें जो उत्पाद बन रहा है वो उत्पाद ही क्या करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उत्पाद प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट किसके रूप में कार्यरत होता है, वो आपके उत्पाद के रूप में कार्यरत होता है। सॉरी, जो प्रोडक्ट बनता है अपने कैटेलाइज्ड, यहाँ क्रिया का, सॉरी ये क्या होता है, अभी गले के अंदर हो गया इस वजह से। हाँ, स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक में क्या होगा, जो भी आपका अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद अभिक्रिया में आपके उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हमने ले लिया एस्टर के अम्लीय जल अपघटन में क्या होता है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, हमने क्या लिखा, अम्लीय जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में इसका जल अपघटन हो रहा है। तो एसिटिक एसिड ये बन रहा है, इसका एस्टर का जल अपघटन हो रहा है। ठीक है, जल की उपस्थिति में, और बन क्या रहा है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड है,
और हमने किसकी उपस्थिति में लिया, अम्ल की उपस्थिति में। तो ये भी एसिड भी क्या, ये एसिटिक एसिड ये भी क्या करता है, H+ आयन का त्यागता है। तो H+ आयन को जितना भी अधिक त्यागेगा तो इस अभिक्रिया के में ये क्रिया और तेज हो जाएगी। अरे भाई ये CH3COOH है, ये H+ आयन आसानी से त्यागता है, आपको पता है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो त्यागने की वजह से ये आपका एसिटिक एसिड है, ये H+ आयन त्याग कर मतलब ये अम्लीय प्रकृति इस जो माध्यम में जो ये क्रिया जिसमें हो रही है उसमें अम्लीय प्रकृति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और जितनी इसमें अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी जितनी ये अभिक्रिया क्या होगी, तेज होगी। तो ये क्रिया कारक क्या करता है, फिर उत्पाद क्या करता है, इसकी अम्लीय प्रकृति को बढ़ाकर इसकी अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इस प्रकार को अपन क्या बोलेंगे, अपन सह उत्प्रेरक बोलेंगे। सह उत्प्रेरक मतलब अभिक्रिया में जो उत्पाद बना है वो भी क्या कर रहा है, उसमें क्रिया इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसको अपन बोलेंगे सह उत्प्रेरक बोलेंगे। ये आप थोड़ा सा क्या ध्यान रखो कि मैं बढ़िया मोस्ट है, मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। अब है प्रेरित उत्प्रेरक। देखो प्रेरित उत्प्रेरक में एक बहुत ही मज़ेदार बात कहता हूँ आपको। इसमें एग्जाम्पल के रूप में मैं कह दूँ आपको, दो विद्यार्थी है, दोनों अलग अलग रूम में रह रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग रूम में रह रहे हैं। एक विद्यार्थी ए, दूसरा विद्यार्थी बी, ठीक है। तो ए विद्यार्थी है वो रूम के अंदर अकेला होता है तो वो सोता रहता है आपकी तरह, ठीक है, आपके तो पास में होता तभी सोते रहते, सोता रहता है, ठीक है। जबकि विद्यार्थी बी होता है वो अकेला पढ़ता रहता है। अब हमने क्या किया, उन दोनों विद्यार्थियों को साथ में ले लिया एक रूम में, ये अलग अलग रूम थे, हमने इनको एक रूम में ले लिया, ठीक है। एक रूम में लिया तो एक रूम में लेने की वजह से ये दोनों विद्यार्थी होते हैं वो सोते नहीं, पढ़ते हैं। दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ए और बी दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं, सोता एक भी नहीं है, ठीक है, दोनों पढ़ते हैं। ये दोनों ही पढ़ने लगे, दोनों ही क्या करने लगे, पढ़ने लगे। तो इसमें क्या होता है कि ए होता है वो बी को देखता है, ए होता है वो क्या कर, सॉरी ये गड़बड़ होगी मैंने क्या, ए पढ़ता बताया बी पढ़ता, जो भी बताया, मान लो ए पढ़ता, ठीक है, एक अकेला होता है वो क्या करता है, पढ़ता है, और बी होता है अकेला तब नहीं पढ़ता, ठीक है। तो ए को बी देख कर क्या करता है, वो पढ़ना शुरू कर देता है, उससे प्रेरित होता है, उसे देखता है कि यार ये पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ। इसी प्रकार से अभिक्रियाओं में भी होता है, ठीक है। एक अकेली अभिक्रिया होगी, कोई भी अभिक्रिया है जो अकेली है, जो ए से बी बनने की कोई जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन रही है, तो एक अकेली होगी जो अभिक्रिया, अकेली अभिक्रिया, एक तो अकेली हो जाती है, दूसरी अभिक्रिया वो अकेली नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसमें और दोनों अभिक्रिया तब साथ में कर देते हैं तो अभिक्रिया दोनों साथ में आसानी से होती रहती है। इस प्रकार से जो अभिक्रिया पहले तो नहीं हो रही थी परंतु दूसरी दोनों को साथ में करने के बाद वो दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। तो जो नहीं हो रही थी वो कैसी अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया दूसरे से प्रेरित हुई है। क्या हुई है, प्रेरित हुई है। जो पहली वाली अभिक्रिया थी वो प्रेरित उत्प्रेरक है। कैसी है, प्रेरित उत्प्रेरक रूप में काम करती है, ठीक है। तो अपन यहाँ देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया वो पदार्थ को दूसरी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वो पदार्थ जो दूसरी अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रेरित करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक बोलेंगे। जैसे हमने सोडियम सल्फाइड है जो आसानी से सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड है जो आसानी से इसमें सोडियम आर्सेनाइड में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, आर्सेनेट में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, आपने को पता है, ठीक है। लेकिन दोनों अभिक्रियाओं को अपन यदि साथ में संपन्न करवाते हैं, दोनों को अपन साथ में लेते हैं तो दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होने प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें सोडियम सल्फाइड है वो प्रेरित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से, तो ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड से जो ऑक्सीकरण होकर ये क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये अभिक्रिया है ये अकेली आसानी से होती है, आसानी से होती है, संपन्न होती है। जबकि ये अभिक्रिया है सोडियम आर्सेनेट तो और आर्सेनाइड बन रहा है तो यहाँ पे ये अभिक्रिया अकेली संपन्न नहीं होती, इसमें कोई प्रकार का ऑक्सीकरण अकेली अभिक्रिया में नहीं होता। तब इन दोनों अभिक्रियाओं को अपन साथ में ले लेते हैं, तो साथ में लेने पर ये सोडियम सल्फाइड है ये इस अभिक्रिया के लिए क्या करेगा, इस अभिक्रिया के लिए अपने सवेत प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में आसानी से संपन्न हो जाती है, ठीक है। ये दोनों अभिक्रियाएं जब ये सोडियम सल्फाइड है ये
इस दूसरी अभिक्रिया के लिए किसके रूप में कार्य करेगा, प्रेरित उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं साथ में संपन्न हो जाएगी। परंतु पहली वाली अभिक्रिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकेली भी उसी प्रकार से हो रही थी तो साथ में भी इसी प्रकार से हो रही होगी। परंतु ये दूसरी वाली अभिक्रिया है, ये अकेली संपन्न नहीं होती, इसमें अकेले में ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है ये दोनों अभिक्रिया साथ में संपन्न होती है तो हो गया। अब विद्यार्थियों, ये अंगुली के आगे आगे सीधी की लाइन बात बता रहा हूँ, ये ऊपर वाली बातें अलग है, नीचे वाली अलग है। ठीक है, ऊपर वाले तो आपके पूरे हुए उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक प्रकार धनात्मक, ऋणात्मक, प्रेरित और उसके बाद में ये हो गया प्रेरित। ठीक है, तो दूसरा है, अभी जो आगे वाला अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा जो नोट्स लिखते हैं उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ये अलग से लाइन है, ये साथ में नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला अलग था, नीचे वाला अलग है, ऊपर बीच में लाइन छोड़ी नहीं है इन्होंने। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया की उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ाने व घटाने के आधार पर उत्प्रेरक पदार्थ निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पहले तो हम अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे, अब उत्प्रेरक की क्रियाविधि को घटाने और बढ़ाने वाले भी होते हैं। उत्प्रेरक को, अब अभिक्रिया को नहीं बढ़ा रहे घटा रहे हैं, उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाविधि को घटा देते हैं बढ़ा देते हैं, उनके वो दो प्रकार के हैं। पहला है आपका उत्प्रेरक वर्धक, देखो ये अभिक्रिया के ऊपर सीधा कोई प्रभाव नहीं डालते, ये उत्प्रेरक के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यदि उत्प्रेरक वर्धक है तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, यदि उत्प्रेरक मंद है, ठीक है, उत्प्रेरक विष है तो वो किसके ऊपर प्रभाव डालेगा, वो उत्प्रेरक को मंद करेगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएगा। ये चीज़ ध्यान रखो कि अभिक्रिया के ऊपर सीधा ये कोई प्रभाव नहीं डालते। आप में ये यहाँ पे कई कंफ्यूजन रहता है, लड़के लिख देते हैं, बच्चे लिख देते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक वो होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, और उत्प्रेरक विष वो होता है जो अभिक्रिया की क्रियाविधि को घटा देते हैं। ये ऐसा नहीं है, उत्प्रेरक वर्धक होता है वो उत्प्रेरक की क्रियाविधि में वृद्धि करता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी प्रकार से सीधा प्रभाव नहीं डालता है, उत्प्रेरक के ऊपर डालेगा तो रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर स्वतः डालेगा, क्यों, परंतु ये से आप उसमें नहीं लिख सकते कि ये रासायनिक अभिक्रिया को की क्रियाविधि को बढ़ाता है, ये उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ाता है। ये चीज़ आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। तो ये उत्प्रेरक विष के बारे में, वर्धक के बारे में आप पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में वे पदार्थ जिसमें उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है उसको अपन उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक वर्धक की पृष्ठ पर सक्रिय केंद्र, अब देखो उत्प्रेरक होता है वो उत्प्रेरण करता कैसे, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, उत्प्रेरक के केंद्रों के ऊपर पाया जाता है, वो सक्रिय केंद्र पाए जाते हैं, एक्टिव पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन एक्टिव पॉइंट के कारण वो उत्प्रेरक में क्या होता है, संकीर्ण केंद्रों में वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होकर वो क्रियाशीलता में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उत्प्रेरक वो होता है, एक्टिव पॉइंट होते हैं, तो एक्टिव पॉइंट में क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक वृद्धि कर देता है, जिसकी वजह से उत्प्रेरक की क्रियाविधि में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में आपने पढ़ी 2-3 बार, तो रिएक्शन आगे बार बार आ रही है ना। तो यहाँ पे एफ है, ये तो क्या उत्प्रेरक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, एफ क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, और यहाँ पे जो एमओ है मॉड्यूलम में, तो ये क्या है, ये उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है, ये मॉड्यूलम क्या करेगा, आयरन को उत्प्रेरित करेगा, एमओ क्या करेगा, एफ को उत्प्रेरित करेगा, ना कि एमओ इस अभिक्रिया को, इस डायरेक्ट इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करेगा। ये किसको उत्प्रेरित करेगा, ये किसकी अभिक्रिया क्रियाशीलता बढ़ाएगा, ये आयरन की क्रियाशीलता बढ़ाएगा, आयरन के सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ाएगा, न कि ये अभिक्रिया के ऊपर सीधा प्रभाव डालेगा। एमओ का काम होता है उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करना, ये उत्प्रेरक वर्धक का काम होता है उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करना, न कि रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना। दूसरा एग्जाम्पल है वनस्पति घी, तो यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर क्या कर रहा है, निकल की को उत्प्रेरित करेगा, न कि ये घी के निर्माण को उत्प्रेरित नहीं करेगा, जबकि किसको सीधा उत्प्रेरित करेगा, निकल को उत्प्रेरित करेगा। डायरेक्ट वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने को उत्प्रेरित ये नहीं करेगा, ये कॉपर का काम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आ गया उत्प्रेरक विष। ठीक है, जो उत्प्रेरक विष है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ क्या करता है, जो उत्प्रेरक होते हैं उन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर देता है, कमी कर देता है। ये क्या करता है, उत्प्रेरक के ऊपर जो सक्रियण केंद्र होते हैं उनकी संख्या में क्या कर देता है, कमी कर देता है। ठीक है, तो इसका अपन आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो लिख रखा है कि जो उत्प्रेरक विष है, उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित सक्रियण केंद्रों की संख्या को क्या कर देते हैं, कम करके क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आपको एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे,
आपने यदि ये वीडियो पूरा देखा है तो मेरे नंबर पर, पर्सनल नंबर पर आप नमस्ते सर का एक कमेंट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे फॉर वीडियो, नमस्ते सर फॉर वीडियोस, ठीक है। तो मेरे जो नंबर है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ, बाद में बताऊँगा, पहले ही पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें घटा देते हैं और उसके बाद है ये जो नाइट्रोजन है, सॉरी ये अमोनिया की हैबर विधि है। अमोनिया की हैबर विधि में कॉपर था हमारा, ठीक, सॉरी कॉपर का मोलिब्डेनम था, एमओ था। तो एमओ का काम क्या था, वहाँ पे एफ की सक्रियता को बढ़ाने का काम था, परंतु यहाँ पे कोबाल्ट आ गया और H2S आ गया, हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया। ये क्या दोनों क्या करेंगे, ये आयरन की जो सक्रियता है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, आयरन की सक्रियता को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से ये उस क्रियाशीलता को कम करके इस अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटाएंगे। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करेंगे तो ये अभिक्रिया क्रियाशीलता घट जाएगी। परंतु यदि ये उत्प्रेरक आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो उसकी क्रियाशीलता को कम करते तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता बढ़ जाती। समझ गया ना? अरे भाई ये यदि एफ ही है, ये तो अभी तो यहाँ पे तो धनात्मक उत्प्रेरक है, यदि यहाँ पे कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक होता, ठीक है, तो उसमें अपन उत्प्रेरक विष मिलाते, उत्प्रेरक विष मिलाते तो वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता, और उत्प्रेरक का काम क्या, अभिक्रिया को रोकना, तो वो अभिक्रिया तेजी से हो जाती। ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में अब तक नहीं आई होगी विद्यार्थियों। ऐसा कहना चाहता हूँ मैं कि यदि ये उत्प्रेरक जो एफ है इसके स्थान पर हमने ये तो एफ ही धना, ये तो कौन सा धनायन उत्प्रेरक है, पॉजिटिव है, ये तो आप जानते ही है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव उत्प्रेरक है। यदि हमने यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक लिया होता, नेगेटिव उत्प्रेरक लिया होता, और उसके साथ में हमने उत्प्रेरक विष लिया होता, ठीक है, उत्प्रेरक विष लिया होता, ये ऐसा ही लिखा जाता है भाई स्क्रीन के ऊपर, तो उत्प्रेरक विष लिया होता तो क्या होता, अभिक्रिया की क्रियाशीलता में देखो, ये नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव उत्प्रेरक है वो उसका काम क्या है, इस अभिक्रिया को होने में कमी करना, इस अभिक्रिया की गति को कम करना, ठीक है। तो कम करेगा, कम करेगा उत्प्रेरक विष से रिएक्शन रेट को कम कर रहा है, और जब इस रिएक्शन रेट को कम करेगा कौन, नेगेटिव उत्प्रेरक, और हमने इसमें क्या मिला दिया, उत्प्रेरक विष, तो इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या आ गई, कमी, और ये अभिक्रिया की गति क्या हो गई, तेज। तो उत्प्रेरक हमने मिलाया क्यों था पहले, नेगेटिव उत्प्रेरक, कि इस अभिक्रिया की गति को कम किया जा सके, और बाद में हमें इस अभिक्रिया को गति बढ़ाना है तो हम उसमें क्या डाल देंगे, उत्प्रेरक विष डाल देंगे, मतलब उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, और ये अभिक्रिया हो जाएगी तेज। इस प्रकार से ये काम में लिए जाते हैं। तो जो विद्यार्थी मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो सब पता है, हमने एक पार्ट पहले से पूरा कर लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और जो हमारे पास रेगुलर अभी से नहीं है, अभी फ़िलहाल उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी वालों के लिए जो मेरे पास रेगुलर, उनके लिए तो मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप में सभी मेरी व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके ऊपर बातें आ जाती है, सूचनाएं आ जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ बता देते हैं। और जो विद्यार्थी मेरे पास इनरेगुलर है ही नहीं, कहने का मतलब अब नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों को मेरा अनुरोध है कि आपको इस वीडियोज़ में कोई समस्या हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 63 76 12 13 97 6376121397 पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि ये नंबर पर आप कभी मैसेज न कर पाए तो दूसरे हैं आपके 9571185707, ठीक है, आप इन पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि आप ये व्हाट्सएप आपके पास अवेलेबल न हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, सर कि हमें ये समस्या है, तो मैं यूट्यूब पर आपको कमेंट के नीचे ही आपका समस्या का सॉल्यूशन करने की जो कोशिश है वो करूँगा, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब आपको कहना नहीं है कि कीजिए, ना मैं कहता हूँ इसके बारे में, अब तक देखिए वीडियो को कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ये मैं नहीं कहता, आपको बढ़िया लगे तो करो, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और जो करता है वो बहुत बढ़िया है, मैं रोकता नहीं हूँ, और जो नहीं करता है उनको मैं कहता नहीं हूँ। धन्यवाद।